हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 ज्योग्राफी में आज हम रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं, वट एवर वी सी अराउंड अस, जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं, एंड द रिसोर्सेज हम कह सकते हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसे रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है, लैंड है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो नेचर से हमें फ्री मिला है। तो मोना एंड राजू जो हैं हेल्पिंग अम्मा, वो अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे टू क्लीन देयर हाउस, अपने घर को साफ करने के लिए। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, ये सभी चीज़ें अगर हम देखते हैं अपने घरों में भी, क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल बर्तन, फूड ग्रेन अनाज, कॉम्स कंघी, हनी की बोतल, हनी यानी शहद, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, हर किसी का क्या है, एक यूज है। मोना ने कहा डैट इज वाई दे आर द इम्पॉर्टेंट, इसीलिए वो हमारे लिए जरूरी हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा दीज आर द रिसोर्सेज, हम अपने घरों में टेलीविजन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, वट इज अ रिसोर्स, आखिर रिसोर्स है क्या। वॉज राजू क्वेश्चंस टू अम्मा, क्वेश्चंस था राजू का अम्मा के लिए। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड, वो हर चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी आदमी की आवश्यकताओं के लिए सेटिस्फाई करे, आदमी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, वही रिसोर्स है। एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड रिसोर्स। अम्मा ने कहा लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो, एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स, आप अपने चारों ओर कई तरह के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द वाटर यू ड्रिंक, वो पानी जो आप पीते हैं अगर आप प्यासे हैं, इफ़ यू आर थर्स्टी। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, और वो बिजली जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। रिक्शा यू यूज, जब आप घर जाते हैं स्कूल से तब आप रिक्शा में बैठ के जाते हैं। पानी, जब आप प्यास लगती है पानी पीते हैं। वो बिजली जो आप अंधेरे में यूज करते हैं प्रकाश के लिए। टेक्स्ट बुक जो आप अभी पढ़ रहे हैं, वो सभी तो रिसोर्सेस हैं। दीज ऑल आर रिसोर्सेस, इट मीन्स एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, वो सभी कुछ जो आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, आदमी की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फैक्शन मिले, वही तो रिसोर्सेस हैं। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, अगर आपके पापा ने आपके लिए टेस्टी नमकीन बनाई है। फ्रेश वेजिटेबल, ही हैज यूज आर ऑल्सो ए रिसोर्स, ताजी सब्जियां, वो भी एक प्रकार का क्या है, रिसोर्स ही तो है। वाटर है, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं डैम्स के द्वारा। रिक्शा है, वेजिटेबल्स है। टेक्स्ट बुक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, इन सभी में एक चीज कॉमन है कि ये सभी चीज यूज की जाती हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दे हैव अ यूटिलिटी, और इनमें हमारे पास एक यूटिलिटी है, एक इंपॉर्टेंस है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू सब्सटेंस अ रिसोर्स। अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं या यूजिबिलिटी, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट्स, जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सब्सटेंस यानी एक रिसोर्स, संसाधन बनाता है। कोई भी रिसोर्सेस को अगर हम कन्वर्ट करके मैन की नीड्स को पूरा करने के लिए उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या है, रिसोर्स है। हमने किसी मिनरल्स को कन्वर्ट करके, स्टील को कन्वर्ट करके ग्लास बनाया, तो ग्लास आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, तो वो क्या है, रिसोर्स है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, अब क्वेश्चन ये आता है कोई भी चीज एक रिसोर्स कैसे बनती है, संसाधन कैसे बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो,
राजू अब जानना चाहता है, अम्मा ने बच्चों को बताया, टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी मिनरल्स या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैन की वैल्यू, मैन के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैन उसको क्या नहीं करता, मैन्युफैक्चर करके दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। बहुत सारे फल हैं जो आदमी नहीं खाता है, तो वो वैल्यू नहीं है उसकी, तो वो रिसोर्स नहीं है। वही मिनरल्स, वही चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही तो रिसोर्स है। अम्मा ने ये कहा, कोई भी रिसोर्स जो आदमी को सेटिस्फेक्शन देता है, ह्यूमन बींग्स की नीड्स को पूरा करता है, आवश्यकताओं को, वही रिसोर्स है। अदरवाइज हमारे लिए वो वेस्टलेस चीज़ है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का अर्थ है वर्थ। सम रिसोर्स हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक क्या है, उपयोगिता है। सम डू नॉट, जबकि कुछ की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। एक जो मेटल है, धातु, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, आर्थिक उपयोगिता, क्योंकि उसे हम बेच के अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लेकिन एक सुंदर जो जगह है, लैंडस्केप, धरातल, उसकी नहीं हो सकती, बल्कि एक मेटल्स की हो सकती है इकोनॉमिक वैल्यू। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन दोनों ही चीज, चाहे लैंडस्केप, धरातल हो या कोई इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल मटेरियल्स हो, मिनरल्स हो, दोनों का अपनी जगह पर एक सेम इम्पोर्टेंस है। दोनों ही ह्यूमन नीड्स को, एक है ब्यूटीफुल लैंडस्केप या एक ब्यूटीफुल गार्डन का भी मैन की लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मिनरल्स का होता है। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से वैल्यूएबल होते हैं, या समय के साथ वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू। आज की डेट में उनकी कोई एक कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, यानी कि अर्निंग की दृष्टि से देखें, आपकी दादी अगर कोई घरेलू नुस्खे जानती हैं, कुछ दवाओं के बारे में नॉलेज जानती है, तो एट द प्रेजेंट टाइम देयर इज नो वैल्यू इफ दे आर पेटेंट। यदि वो पेटेंट कराती है, पेटेंट कहते हैं उसका उस इन्वेंशन पर राइट होना, दूसरा फिर उस घरेलू नुस्खों पर अपना क्लेम नहीं कर सकता। जैसे मैं एक किताब छापता हूँ मान लो, तो मेरी किताब में जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, जो भी कंटेंट इस किताब में है, जो भी नॉलेज है, उसको कोई भी दूसरा राइटर जो है उसको चोर नहीं सकता। पेटेंट करा लिया मैंने, लेकिन मेरा अधिकार है इस पर। ऐसे ही अगर वो दादी पेटेंट करा लेती है कि उसकी दादी को ही पता है होम रेमेडीज़ के नुस्खों के बारे में, और उन नुस्खों को अगर बेच दिया जाता है किसी आयुर्वेदिक संस्थान को, तो पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म के द्वारा कल को बेचा जाता है, तो इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू मानी जाएगी, फ्यूचर में इकोनॉमिकली वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आज हम देखते हैं जो समय आज हम देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज। वो सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। हो सकता है आज बहुत सारे रिसोर्स हम ना कहें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नज़रों से बहुत सारे मटेरियल्स, मिनरल्स हो सकता है आज यूजफुल ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो एक रिसोर्स के रूप में जाने जा सकते हैं। समय के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हुआ, हो सकता है उनकी वैल्यू, इकोनॉमिकली वैल्यू हो आने वाले समय में। सब्सटेंस रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो यूज किए जा सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये सभी जो हैं आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वैल्यूएबल माने जा सकते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम देखते हैं ना, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कब एक रिसोर्स माने जाएंगे? जब हम स्किल्ड हैं,
जब हम एजुकेटेड हैं, अगर हमें किसी काम करने का तरीका आता है, इफ़ वी नो द मेथड ऑफ एनी वर्क, इफ़ वी हैव अ स्किल, if we have an education, then we are considered as a resource, human resource in the society. But if we have not skilled, if we are not educated, if we are not trained in any field, in any sector, then we the human beings have no economic value. economic value भी नहीं होगी उसकी कोई. पीपल दमसेल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. इट इज़ दियर आइडिया, ये उनके विचार हैं, उनका ज्ञान है, उनका आविष्कार है, इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरी है, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स. इसके कारण हम और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं. ये डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर. जो हर डिस्कवरी है, खोज है और इन्वेंशन है, लेड टू मैनी अदर, कई सारे खोज और आविष्कार किए जा सकते हैं. डिस्कवरी ऑफ फायर बल्ब, अगर हम आग की खोज की बात करें, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. आग की खोज के बाद ही लोगों ने खाना भोजन बनाना सीखा, पका के खाया. अदरवाइज जब तक फायर नहीं थी, आग नहीं थी, लोग कच्चा खाते थे भोजन को. एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और उसी टाइम में जब जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ. और जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, आपको पता है क्या हुआ, नए नए ट्रांसपोर्टेशंस, जैसे साइकिल का बनना या पहिए का बनना. कुम्हार ने पहिए बनाए, बैलगाड़ी बनाई. अदरवाइज जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन उतना पॉसिबल नहीं था. टेक्नोलॉजी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट की, यानी कि बिजली का उत्पादन हुआ. बिजली के उत्पादन से हमें ऊर्जा मिली. फास्ट फ्लोइंग वाटर को हमने कंजर्व करके टरबाइन मशीन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना सीखा. ग्लोसरी में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि ग्लोसरी किसे बोलता है, ये कहता है कि इट इज़ द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, आधुनिक जो ज्ञान है हमारा और स्किल किसी भी चीज़ को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड है टेक्नोलॉजी. हम देखते हैं आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं. जो नई टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है वो पिछड़ जाएगा शायद डेवलपमेंट की रेस में. हर 2 और 3 मंथ्स में हमें मॉडिफाइड टूल्स चाहिए, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज चाहिए उस चीज़ का. टाइप्स ऑफ रिसोर्स की अगर हम बात करें, कितने तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. जो संसाधन होते हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल भी है आर्थिक रूप से. आखिर कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं. रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 भागों में यहाँ पर बांट रहा है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन नेचुरल हम जानते हैं, जैसे माउंटेन है, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं. ह्यूमन्स हैं, ये भी एक है, ह्यूमन रिसोर्स में आता है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जो आदमी बनाता है, जैसे कहीं पर बिल्डिंग बना दी, कहीं पर इंडस्ट्री बना दी, कहीं पर पार्क बना दिया उसने, यहाँ सड़कें बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, वाटर पोर्ट बना दिया, ये मैन मेड रिसोर्सेज हुए. जैसे एरोप्लेन बना दिया, रेफ्रिजरेटर बना दिया, टीवी बना दिया, फर्नीचर बना दिया, जो कुछ हम घरों में देखते हैं, यूटेंसिल बना दिया, वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं. और ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज कौन होते हैं. रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्स जो हम नेचर से लेते हैं. जैसे फॉरेस्ट लिया हमने, फॉरेस्ट एक, मिनरल्स लिए हमने, फॉर फ्लोरा एंड फोना जो है, फ्लोरा एंड फोना नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा वो जनरेट होते हैं. मिनरल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो जो हम नेचर से लेते हैं, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिनमें हम बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण यानी उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, जिसको हम
वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द एयर बल्ब, वो हवा जो हम ब्रीथ करते हैं। द वाटर, वो पानी जो नदियों में या लेक्स यानी झीलों में होता है। वो मिट्टी, वो मिनरल्स जो ये प्राकृतिक संसाधन है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसमें से लगभग सभी, चाहे हम लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, ये सभी तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति हमसे इनको देने के बदले कुछ नहीं लेती है। द नेचर doesn't take anything on behalf of giving us these things. Whatever we see around us, like wind, land, minerals, water, these are the natural resources. They are the free gift of nature. ये नेचर के फ्री गिफ्ट है। May we need a natural resource in its best possible way. मैनी ऑफ दी रिसोर्स है कैन बी यूज डायरेक्टली, उसमें से बहुत सारे डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं। इन सम केस में टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे बहुत सारी मिनरल्स को हम अर्थ के अंदर से डिग करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनका, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज किए जा सकें। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम क्लासीफाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर हो सकता है, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। एंड यूज, ओरिजिन के आधार पर, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो ये आइए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे हम ओरिजिन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम विकास की बात करें, यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। यूज जो रिसोर्सेस हैं कैन बी क्लासिफाइड, वो दो ग्रुपों में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। जो टू ग्रुप हैं डेवलपमेंट के आधार पर, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे विकास के आधार पर आखिर एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज में, एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में है वो हमारी अर्थ में अवेलेबल है। दी रिसोर्स आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट, और इन रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया है वर्तमान में, और इनकी क्वांटिटी कितनी है। जो रिच डिपॉजिट है रूर, झारखंड है, छत्तीसगढ़ साइड बेल्ट पड़ती है रूर की, जहां कोयला पाया जाता है। छोटा नागपुर का बटार कहलाता है रूर। जर्मनी में रूर एक जगह है जहां पर कोयले बहुत पाए जाते हैं, और रूर जैसा ही एक स्थान झारखंड और छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का पठार है जो भारत का रूर कहलाता है। क्लियर। रूर में कोयला ज़्यादा है, तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, प्लेटो है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल्स हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रूर रीजन में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, भंडार हैं। एंड पेट्रोलियम, और वेस्ट एशिया में भी डार्क सॉयल और दक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र आर ऑल रिसोर्सेज। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर जो एक गहरी भूरी मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर मिनरल्स भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी और जो रिसोर्सेस विच हैज बीन यूटिलाइज, जिनका उपयोग किया गया है और जो हमें पता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उन्हीं को बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी, जिनकी हमें पोटेंशियल मतलब इंटायर क्वांटिटी पता नहीं है कि वो कितना यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। एंड देज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हम वो यूज भी नहीं कर पाए, ना हमें उसकी क्वालिटी पता है उन रिसोर्सेज की, ना एट अ प्रेजेंट उसको यूज कर पाए हैं डेवलपमेंट में। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लेवल है, स्तर है टेक्नोलॉजी का,
वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस, वो इतना एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी का नहीं है. द टेक्नोलॉजी इज नॉट सो एडवांस इन आवर कंट्री एट ए प्रेजेंट, which the technology can't be used to find out the actual quantity of these minerals. क्वांटिटी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं. एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज, और इन रिसोर्स को जिससे हम ईजिली यूटिलाइज कर सकें. द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, अगर हम बात करें यूरेनियम का जो काफ़ी यूजफुल मिनरल्स मानी जाती है, लद्दाख में पाया जाता है यूरेनियम. इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी बतानी है कि कितनी मात्रा में हमारे पास लद्दाख में यूरेनियम है. क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इसमें ना हमें क्वालिटी पता होती है, ना हम उसको अभी यूटिलाइज कर पाए होते हैं, लेकिन क्या पता है फ्यूचर में हम उसे यूटिलाइज कर पाए. कुड बी यूज इन फ्यूचर. हाई स्पीड बल्ब, जो हाई स्पीड विंड है, तेजी से चलने वाली हवाएं, पोटेंशियल रिसोर्स कही जाती थी. 200 ईयर्स हो, आज से 200 साल पहले जो हवाएं यहाँ चलती हैं वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाती थी. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, आज की डेट में वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं. एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी, और विंड फार्म जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. जैसे विंड इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड, जैसे विंड फार्म्स होती हैं, विंड एनर्जी जनरेट करती हैं, कहाँ, नीदरलैंड में. यू विल फाइंड सम नागर कोयल, हम कुछ नागर कोयल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं तमिलनाडु में और गुजरात कोस्ट में. जो विंड मिल आपको इसमें पिक्चर्स में दिख रहा है, जैसे हमने अभी देखा कि हमने एक्चुअल रिसोर्सेज आने और पोटेंशियल रिसोर्स आने. पोटेंशियल रिसोर्स वो हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता नहीं है और ना हम उसे प्रॉपर तरह से यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. जैसे कि हमने पढ़ा लद्दाख में यूरेनियम का, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं. दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने से हम उसका एट ए प्रेजेंट यूज नहीं कर पाए हैं. बेस ऑन द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के आधार पर देखें रिसोर्सेज को, कैन बी एबायोटिक और बायोटिक. दो तरीके के होते हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक. एबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग, जो एबायोटिक रिसोर्सेस हैं वो नॉन लिविंग कहलाते हैं, क्योंकि उनमें जान नहीं होती जैसे. और बायोटिक रिसोर्स जिसमें जीवन होता है, लाइफ होती है. जो एबायोटिक रिसोर्सेस है उसमें आते हैं सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी जैविक संसाधन जो है, अजैविक संसाधन, मिट्टी, चट्टान और खनिज. हवा भी हो सकती है. एबायोटिक बट प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक, लेकिन जो बायोटिक की बात करें, ह्यूमन बींग्स हैं, लाइव स्टॉक है, पशुधन, ह्यूमन बींग, लाइव स्टॉक, एनिमल, फ्लोरा एंड फोना, तो आपके बायोटिक के लगे, जिनमें लाइफ होती है. जिनमें लाइफ नहीं होती है, एबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग और बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग थिंग. एबायोटिक में कौन कौन आता है, मिट्टी, चट्टान और खनिज, और पानी और पहाड़, जमीन वगैरह, ये एबायोटिक में आती है. और बायोटिक में ह्यूमन बींग्स, एनिमल, लाइव स्टॉक, फ्लोरा एंड फोना आते हैं. नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल बोलते हैं. आपको दोनों नाम आना चाहिए. रिन्यूएबल मतलब नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल मतलब कन्वेंशनल रिसोर्सेज. अब होते क्या हैं ये, लेट अस स्टडी. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली. रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल. जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं उनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, यानी बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं. और रिप्लेनिश यानी दोबारा से हम उसे कई बार रिप्लेनिश कर सकते हैं उसके स्थान पर.
अगर वो नष्ट भी हो गया है तो दोबारा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी नॉन एग्जॉस्टेबल है, नष्ट नहीं होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है आपका, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये नष्ट थोड़ी होती है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इसमें से बहुत सारे अनलिमिटेड हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये आसानी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, इसके स्थान पर नए आ जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, और एग्जॉस्टेबल नहीं है, नॉन एग्जॉस्टेबल है ये, पॉल्यूशन नहीं करते हैं ये, दे आर पॉल्यूशन फ्री, दे आर चीपेबल, वो सस्ते भी है, और उनको कहीं पर भी जो रिन्यूएबल है यानी नॉन कन्वेंशनल, कहीं पर भी उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। सच एज सोलर एंड विंड, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते। हम कितना भी पॉल्यूशन कर दें, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दो ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं इस तरीके से कि हम उसे बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। जब तक सूर्य रहेगा या जब तक विंड रहेगी इस अर्थ में, जब तक ट्रीज हैं, फ्लोराज हैं, तब तक विंड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन, लेकिन होता क्या है, यदि हम केयरलेस यूज करते हैं सर्टेन रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, अगर हम क्या करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, हम बिना मैनेजमेंट बनाए वेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली हमें फिर फेस करना पड़ेगा। जैसे वाटर है, पानी को हमें बचाना है, डैम्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम। सॉयल, मिट्टी है, जंगल है, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, यह अपने स्टॉक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वाटर सीम्स टू मैन अनलिमिटेड, अगर हम पानी की बात करें वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल है। अनलिमिटेड मतलब जो अथाह बहुत ज़्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में अनलिमिटेड रिन्यूएबल है, वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। बट शॉर्टेज एंड डाइंग ऑफ नेचुरल वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और बहुत ज़्यादा नेचुरल जो सोर्सेस हैं वाटर के वो सूखते जा रहे हैं। जो नदियाँ, नाले, झरने वगैरह थे, तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, फिर लोगों ने उसका पानी इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि नॉट पोर्टेबल वाटर, पीने के लिए भी फिट नहीं है। बहुत सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, नदी, धारे, जो तालाब वगैरह हैं, वो सूखने की कगार में है। इज अ मेजर प्रॉब्लम, यह संसार के कई हिस्सों की ये एक प्रॉब्लम है कि उन्हें साफ पानी नहीं मिलता है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशंस नहीं है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ज़मीन पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो चुका है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल यानी कन्वेंशनल, और रिन्यूएबल यानी नॉन कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज इनको बोलते हैं। आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उनको बोलते हैं यानी कि कन्वेंशनल रिसोर्स जिनके स्टॉक में भी कम है, क्योंकि पेट्रोल डीजल आते हैं इसमें कन्वेंशनल में, नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल में पेट्रोल डीजल आते हैं, नेचुरल गैस आती है। तो इनका जो स्टॉक है, स्टॉक में भी काफ़ी कम है ये। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, और एक बार जब ये स्टॉक पूरा नष्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ऐसा होने में कई सारे साल लग जाते हैं। जब स्टॉक लिमिटेड में होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, बी रिन्यू और रिप्लेनिश, और उसके बाद ये रिप्लेनिश होता है, मिलियन साल लग जाते हैं। सिंस द पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, आज हम देखते हैं जो ह्यूमन लाइफ का पीरियड है, स्पेस, सच रिसोर्स आर कंसिडर्ड, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है जिनको कन्वेंशनल बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी बोला जाता है इसको। इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती हैं, और जो रिन्यूएबल है यानी नॉन कन्वेंशनल, उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण के आधार पर, तो रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका यूबिक्विटस, दूसरा आ रहा है लोकलाइज। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज किनको बोलते हैं, रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्स
जो हर जगह पाए जाते हैं, यूबिक्विटस कहलाते हैं। जैसे हवा है, सन एनर्जी है, वाटर है, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, यूबिक्विटस है, हर जगह पाया जाता है। सोलर एनर्जी है, ये भी हर जगह पाई जाती है, यूबिक्विटस कहलाते हैं। बट दोज, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, जो किसी सर्टेन प्लेस में ही पाए जाते हैं, आर लोकलाइज। जैसे कोई एक स्पेसिफिक मिनरल होती है जो किसी जगह पर पाई जाती है, कॉपर एंड आयरन जिसमें होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, इनका वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम पाते हैं कि डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। इसमें कई सारे फिजिकल फैक्टर्स आते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करें कि उस जगह पर वो नेचुरल रिसोर्सेज या वो मिनरल्स क्यों वहाँ पर अवेलेबल है, आखिर व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट दैट सम स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल्स इज फाउंड इन देयर। कारण क्या है इसके पीछे? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेराइंस, जैसे क्लाइमेट है, किसी जगह की क्लाइमेट भी नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रभाव डालती है। क्लाइमेट गर्म होगी या क्लाइमेट ठंडी होगी तो उसका क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। फिजिकल फैक्टर से क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड, उसकी हाइट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो भी इक्वली नहीं है, बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर दैट, क्योंकि जो फैक्टर है क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, सॉयल है, तो ये ऐसे फैक्टर है जो किसी जगह की फ्लोरा एंड फौना पर इफेक्ट डालते हैं। मैंने आपको यूबिक्विटस रिसोर्स बताया था, वो रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर हो गया, ये हर जगह पाए जाते हैं। और लोकलाइज वो होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, जिनका स्टॉक भी कम है, देयर स्टॉक इज वेरी लो। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन होते हैं? जो अभी तक हम नेचुरल रिसोर्स बता रहे थे जो फ्री गिफ्ट है नेचर का, जैसे पानी है, हवा है, जमीन है, ये फ्री गिफ्ट है नेचर के, दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हम इसको लेने के लिए कोई पे नहीं चुकाते, पे नहीं करते हैं हम। आप देखते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं बिकम रिसोर्स, वो संसाधन बनते हैं ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, केवल तब जब ओरिजिनल को चेंज किया जाता है। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स। अगर हम देखें बिगिनिंग में जो आयरन का ओर है वो बिगिनिंग में क्या नहीं होता, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। कुछ जो रिसोर्सेज है जब उनका ओरिजिनल फॉर्म को बदला जाता है तभी वो यूटिलाइज होते हैं। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स। आयरन ओर्स तब तक रिसोर्स नहीं कहलाता जब तक कि पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट, जब तक कि वो उस आयरन ओर से लोहा नहीं निकालते। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स। लोग जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज क्यों करते हैं? हम सभी को पता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रोड, सड़कें बनाने, अब कई बार नदी है, सड़क बना दी तो पुल भी बनाना पड़ेगा वहाँ पर, मशीनरीज हैं और गाड़ियाँ हैं। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो मानव संसाधन, ह्यूमन मेड यानी मानव का क्या है, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन है वो कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स है, फैक्ट्री है, रोड है, मशीनरीज हैं, गाड़ियाँ हैं, ये मैन मेड रिसोर्स हैं। जो सभी व्हीकल हैं अपने आप तो बन नहीं गए, ये टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड। जो टेक्नोलॉजी हम जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं हम, या रेफ्रिजरेटर जितने घर में, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ये भी तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने इसको बनाया है टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी यही है कि किसी भी काम को हम नए तरीके से करने के लिए जो मशीनें यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है। नया ज्ञान कह सकते हैं, नया न्यू नॉलेज कह सकते हैं। सो पीपल लाइक यूज नेचुरल रिसोर्सेज, तो बहुत सारे लोग ये यूज नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं
टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, ताकि इन रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकें। सेड मोना, नोटिंग यानी सर हिला रही है, अंडरस्टैंडिंग यस, राजू भी सर हिला रहा है। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स होते क्या हैं, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, लोग क्या कर सकते हैं, इस नेचर का बेस्ट यूज किया जा सकता है टू क्रिएट मोर रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बनाने के लिए। रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, ये रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं, ये कब क्या बनाएगा, नॉलेज कब बनेगा ये रिसोर्स, या कब यूज कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को। इट मीन्स हाउ कैन वी यूज दीज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे व्हेन वी हैव अ नॉलेज। ओनली नॉलेज इज हेल्पफुल टू यूज दीज रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म दीज रिसोर्सेज इन अदर थिंग्स। Knowledge is very useful, knowledge is very helpful to transform these resources in other materials or in other products to satisfy the needs of people। तो कब बनेंगे हम इन रिसोर्स का यूज ज़्यादा कब कर सकते हैं, जब हमारे पास नॉलेज है, जब हमारे पास स्किल काम करने का तरीका है, एंड जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। इसी कारण से जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग स्किल्ड है, ट्रेंड है, एजुकेटेड है, तो अपने आप ही एक ह्यूमन में रिसोर्स बन गया। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग ह्यूमन रिसोर्स इसलिए भी है। एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीज़ें हैं इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्स, क्योंकि वो लोगों को एक वैल्यूबल रिसोर्स, अदर रिसोर्सेज को हम ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। ए वैल्यूबल रिसोर्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल, और लोगों की क्वालिटी को भी हम सुधार सकते हैं। सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स, इससे क्या होगा, वो अदर रिसोर्स भी यूटिलाइज करेंगे, इसलिए इनको ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। यानी कि व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रेन्ड, एजुकेटेड एंड स्किल्ड, ओनली when they are able to produce more things, when they are trained, when they are very active in doing work, only in that case we can say that they are the human resource. Here we are watching a picture, crops ruined due to drought, can I find a solution? ये न्यूज़पेपर में ऑलरेडी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द पिक्चर, जो क्रॉप्स है कह रहा है, फसल वो बर्बाद हो गई है, रियोंड ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण, क्या मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो सकता है? दूसरी पिक्चर में दैट इज, शायद उसको सॉल्यूशन मिल रहा है। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, वो धन्यवाद दे रही है एजुकेशन और स्किल को, क्योंकि उसके बाद नॉलेज था, उसने उस एजुकेशन लेने से ही नॉलेज नहीं बन जाती, एजुकेशन लेने के साथ साथ हमें उस जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसको अपने लाइफ में यूज करना भी आना चाहिए। जो बहुत कम लोग जानते हैं कि हमने जो लाइफ में पढ़ा है या जो हम स्टडी कर रहे हैं क्लास में, उसको हम जब हम सोसाइटी में जाते हैं या हमें जाना पड़ेगा, तब हम उस एजुकेशन को, उस ट्रेनिंग को लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब फसल बर्बाद हो गई, क्या उसके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन था, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा। अब देखो वो लेडी क्या कर रही है, इट इज ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेटेड एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। सभी लोगों को धन्यवाद देती है उनके ज्ञान के लिए, टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। अगर नॉलेज की हम बात करें, अगर हम नॉलेज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नॉलेज, the two more qualities are included in knowledge, first is education and second thing is skill होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर किसी काम को करने का हमारे पास स्किल नहीं है, देन हमको काम नहीं मिलेगा। वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशंस है, देखो क्या किया इन्होंने, रीड एंड पॉन्डर, पढ़िए और पॉन्डर में सोचिए। ह्यूमन आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। We definitely, directly or indirectly depend on each other,
फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन, अगर जो किसान है अगर वो देश के लिए फूड प्रोड्यूस क्रॉस प्रोड्यूस करते हैं और हम उस फूड ग्रेन के लिए फार्मर पर डिपेंड है, हम ये कह सकते हैं वो सभी लोगों को, सभी जनता को फूड अन्न उत्पादन प्रदान करता है। साइंटिस्टों ने ये सजेस्ट किया वेरियस मीन्स टू कम्बैट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्री, कई सारी जो प्रॉब्लम्स आई थी किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड इम्प्रूव फार्म लेबर, जो फार्म लेबर है उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी। डू यू नो कहता है ये, क्या आप जानते हैं, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, जो स्किल्ड ट्रेंड लोग हैं, ह्यूमन जो अपना काम नाइसली परफॉर्म करते हैं, ट्रेंड हैं, स्किल हैं, एक्टिव हैं, जो अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, वही लोग ह्यूमन बीइंग में रिसोर्स के रूप में यूजफुल माने जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बेकार पड़े रहते हैं या जिनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज, एजुकेशन नहीं है, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। वी डोंट इंक्लूड दोज पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड, हु आर नॉट ट्रेंड, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन इन द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, रिफर्स टू नंबर एंड एबिलिटी, जो क्वांटिटी है और एबिलिटी है मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का अर्थ है वो क्वांटिटी जो आदमी की हम एबिलिटी को देखते हैं, जिसमें हमें मेंटल एक मानसिक योग्यता और एक शारीरिक योग्यता की वो फिजिकली वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, और पीपल दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। यहाँ पर कई सारे एक डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं एज ए रिसोर्स। One cannot deny the fact that is the skill of human that has been transferring the physical, mental into a valuable resource. इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग फिजिकल और मेटेरियल्स चीज़ों को, यानी भौतिक चीज़ों को और मेटेरियल्स चीज़ों को हम वैल्यूएबल रिसोर्स में कैसे, जैसे हम बहुत सारी मिनरल्स और मेटल्स का यूज करके व्हीकल बना सकते हैं, ऐसे ही अगर हम देखें कन्वर्जिंग रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, तो हम देखते हैं मोना हैज ए नाइटमेयर, एक सपना देखती है मोना, नाइटमेयर। She dreamt, वो देखती है that all the water on the earth has dried up and all the trees cut down। एक ऐसा horrible dreams सपने में हम अक्सर देखते हैं। विश कभी कभी हम सपनों में तरह तरह की चीजें देखते हैं। तो मोना ने जब रात को सपना देखा, उसने ये देखा कि ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, इस अर्थ में जितना सभी जो पानी है वो सूख चुका था और सभी पेड़ों को काट दिया गया था। अब सभी पेड़ों के काटने से और सारा पानी सूख जाने से देयर वाज नो शेड, कोई छाया नहीं थी, नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने को नहीं था, कुछ भी पीने को नहीं था। तो अब कैसे एग्जिस्ट करेगा ह्यूमन बींग्स। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड, लोग सफरिंग इधर उधर कष्ट से घूम रहे थे, सफ़र कर रहे थे, सह रहे थे। दिस सेपरेटली लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए और छाया के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सी टोल हर मदर, उसने अपनी मदर को बताया अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा क्या ऐसा हो सकता है, उसने पूछा। यस, अम्मा ने कहा। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम केयरफुल नहीं हैं, यदि हम सावधान नहीं हैं अपने फ्यूचर के लिए, यदि हम इस अर्थ में कंटिन्यूसली पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वाटर के सोर्सेस को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है, वाटर को हम सेव नहीं कर रहे हैं, इवन रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल है, जो ट्री है हमारे फॉरेस्ट और वाटर, वो रिन्यूएबल में आते हैं। तो यहाँ पर
इवन कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक बिकम वेरी स्कैर्स, कमी हो सकती है, एंड नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैसें हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, डेफिनेटली एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, इसमें क्या किया जा सकता है, राजू ने पूछा। लॉट्स, कई, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अम्मा ने कहा, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू बी रिन्यू, जो ये रिसोर्सेज हैं, हम रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग केयरफुली एंड गिविंग देम, और हम उसे जो दे रहे हैं टाइम टू गेट रिन्यू, उनको रिन्यू होने का हम टाइम दें। हम इस्तेमाल जो रिसोर्सेज कर रहे हैं, सपोज वी आर कटिंग द ट्री, तो हम उसे रिन्यू होने का टाइम दें। रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाएगा ऐसा करना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, और हमें इन रिसोर्सेज का बैलेंस करना है। ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी हमें इसे कंजर्व करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, देयर आर मैनी वे, ये कई सारे तरीके हो सकते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, हर जो पर्सन है कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंजप्शन को हम रिड्यूस करें तो मतलब अपने नीड्स को हमें रिड्यूस नहीं करना है। विदाउट रिड्यूसिंग आवर प्रेजेंट नीड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर नीड्स, अपनी जो आवश्यकता है उसको हम वेस्टिंग किए बिना, वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं वेस्ट नहीं करके। जो कंजप्शन हम करते हैं उसमें वेस्ट, हम फूड बना रहे हैं तो उनमें मैनेजमेंट करें, हम वेस्ट ना करें फूड को, ऐसे ही वाटर को हम वेस्ट ना करें। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एनर्जी को सेव करना है तो सेव एनर्जी सेव फ्यूल का कहा गया है। अगर हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं इट मीन हम फ्यूल सेव कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है ये लिंक अप है। वाटर पॉल्यूटेड होगा या विंड पॉल्यूशन होगा या लैंड पॉल्यूशन होगा, तो इन पर जो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बींग्स को ही चुकाना पड़ेगा। आज इतनी डेंजरस कोरोना डिजीज जो वायरस के कारण, कोरोना वायरस से कोविड-19 हम जो सुन रहे हैं, आज आप देख रहे हैं पैसा यहाँ काम नहीं आ रहा, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें काम नहीं आ रही हैं, यहाँ मंदिर काम नहीं आ रहे हैं। काम आ रहा है तो केवल हॉस्पिटल्स काम आ रहे हैं, अवेयरनेस काम आ रही है, एजुकेशन काम आ रही है, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दैट इवनिंग दैट चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स, बच्चे, और अगर हम देखते हैं शॉपिंग बैग्स, अगर हम देख रहे हैं उस शाम को बच्चों ने और उनके दोस्तों ने मीट पैकेट्स बनाए थे, किन के, शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड, पुराने न्यूज़पेपरों से शॉपिंग बैग बनाए। डिस्कार्डेड क्लोथ्स, और जो फटे हुए कपड़े थे डिस्कार्डेड क्लोथ्स, एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, पुराने फटे कपड़ों से और टोकरियों से उन्होंने बैम्बू स्टिक से उन्होंने टोकरियां और ये बनाई थी। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली, हम क्या देंगे, कुछ परिवारों को ये देंगे। वी नो, सैड मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, आफ्टर ऑल ये बहुत एक अच्छे उद्देश्य के लिए, इट इज फॉर द वेरी गुड कॉज। सैड मुस्तफ़ा ने ऐसा कहा, टू सेव आवर रिसोर्सेज, इससे हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और हम अपनी अर्थ को दोबारा से अलाइव, एक जीवित कर सकते हैं। तो ऐसा बर्निंग क्वेश्चन हमारे लिए एक ज्वलन प्रश्न है कि हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ फॉर द फ्यूचर। Nowadays we are watching that continuously we are cutting the trees, we are polluting the water. So what are the steps taken by the government as well as by the people of our country so that we can
make a policies or program, we can aware the citizens as well as in the school that the plastic bags, chemicals and many things that are very hazardous and very danger for our earth and for our future generation also. I am going to be a very careful not to waste paper. मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही एक सावधानी अपनाने जा रहा हूँ, कहता है नॉट टू वेस्ट पेपर. इट मीन्स द बॉय इज सेइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट द पेपर्स इन फ्यूचर नाउ सेड जेसी ने ऐसा कहा. मैनी ट्रीज आर कट डाउन नाउ. जेसी कम्स टू नो दैट द पेपर आर मेड फ्रॉम द ट्रीज. तो लॉट ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट टू मैन्युफैक्चर दीज पेपर्स. तो we should not waste the paper. She explained, I will see that electricity is not waste. और मुस्तफ़ा क्या कहता है, मैं ये देखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए घर में. विदाउट एनी रीजन इफ द लाइट इज ऑन इन द रूम देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. वी शुड सेव द इलेक्ट्रिसिटी. मुस्तफ़ा ने कहा इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पानी से आती है. पानी हमें ज़्यादा वो करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए. और कोयले से अगर हम ग्लॉसरी यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक लड़की जो सपना देख रही थी, उन्हें सपने में देखा बहुत सारे जो जानवर हैं, जानवरों के बोन्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं. और ये देख रही है कि कोई भी ट्री यहाँ पर नहीं है, सब ड्राइड अप हो चुका है. लैंड में इतना सूखा पड़ गया है. डॉट इतना हॉरिबल सपना इसने देखा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, सावधानी से अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग के अलावा द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, जो हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर. हम वी शुड use these resources in such a way that without wasting these resources we should utilize and we should save for future generation. हम अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने संसाधन में कमी किए बिना, without reducing our human needs. We may utilize in such a way that आवर फ्यूचर जनरेशन में ऑल्सो यूटिलाइज, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको, हम तो बिजली जलाएं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस बिजली को जलाए. तो इसके लिए हम बिजली जलाना छोड़ दें नहीं, बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट कर रहे हैं उसको करना बंद करें. इट मीन वी शुड स्टॉप टू वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी. जो हम बिजली हम खर्च कर रहे हैं हमें रोकना चाहिए. वी शुड स्टॉप टू वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वी शुड स्टॉप टू वेस्ट द वाटर ऑल्सो. Although the water is renewable, even then the water and the trees are renewable. Even then, if we continuously waste, if we continuously cut the trees, in the future we may suffer from many type of diseases. यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. लेटर कुछ प्रिंसिपल्स इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं कि हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, आवर बेसिक नीड्स, विदाउट रिड्यूसिंग आवर बेसिक नीड्स, आवर फ्यूचर जनरेशन में ऑल्सो यूटिलाइज. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी इस अर्थ में जितने जीव जंतु हैं, जितनी मछलियां हैं, हम फिश देखते हैं, या जितने जानवर हैं, हम उनको सेव करें, क्योंकि ये फूड चेन बनाते हैं. हम ये नहीं कि कंटिन्यूसली जानवरों को मारते जा रहे हैं. रिस्पेक्ट करने है, केयर करनी है सभी जीव जंतु. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन लाइफ है, जैसे बहुत सारे लोग पोवर्टी देखी जाती है फैमिली में, तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए साफ सफाई अपनाना है, हाइजीनिक अपनाना है, यहाँ हेल्थी फूड खाना है, न्यूट्रिशनल फूड खाना है, क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए कंजर्व करना है अर्थ की वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता को, और मिनिमाइज द
डिफ्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं, खनिज वगैरह हैं, पानी है, उसका जो डिफ्लेशन हो रहा है, तेजी से रिड्यूसिंग हो रहे हैं रिसोर्सेज, इसको हमें मिनिमाइज, कम करना है। मैक्सिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जो हमारा एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति, हमें इसे कंजर्व करना है। इनेबल्स कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। इस तरीके से हम जो कम्युनिटीज हैं, हमको उसको केयर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति इनको अवेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हम सक्सेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू।